अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलते रहें। हम जो दूसरी इसकी बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वाई, तो क्यों है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। पहला कारण, दूसरा हम बता रहे हैं आपको ब्रांच। सी सपोज करो यहाँ तो 3 ही है। आज से जैसे कि पता ही है हमें सभी को, कुछ हमने ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि सभी लोगों तक ये वाली वीडियोस पहुँचे। ठीक है, आज हम 10th CBSE साइंस में जो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और उसमें आज जो हमने डिसीजन लिया है वो लिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इनके बारे में हमने डिसीजन लिया है कि इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो महत्व है इस वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा जैसा हमें पता है 117 एलिमेंट हैं, लेकिन जो कार्बन है उनसे सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कार्बन का जब जो वर्ल्ड है इतना बड़ा है तो उसका जो स्टडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, है ना। जब जो कार्बन है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे लिए हो जाता है तो उसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, उसके जितने भी ज़्यादा पहलू हो सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसे पूरे के पूरे मन से पढ़ना है, जिससे कि घर अगर हम 1-2 बार रिवीजन करें तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर वो हमारे कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्बन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कार्बन का ये न्यूक्लियस है और उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। देखो प्रोटॉन की अगर हम बात करें, ये हमने प्रोटॉन दिखा दिए और इसमें आपको दिख रहा होगा प्लस, यानी कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और 6 होते हैं बच्चों इसमें न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमें दिखाना पड़ेगा माइनस से, और दूसरी सेल में 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों है ऐसा? कार्बन के एटम मैंने यहाँ पर बनाया है तो ये क्यों है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो सिंबल है कार्बन का वो C है। कार्बन को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से 6C12। व्हाट इज दिस? इट इज एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर है 6। और हमने क्लास 9th में देखा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम में होते हैं।
जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि 6 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होंगे बच्चों? 6। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो भी कितने होंगे? 6। तो कहने का मतलब ये जो एटॉमिक नंबर है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। और हमने दिखाए भी हैं आपको एटम के जब स्ट्रक्चर हमने आपको बना करके दिखाई है। ये प्लस का जो चार्ज है 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, एंड 1 एंड 2 3 4 5 एंड 6 ये है क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है। जो हमने यहां पर ये एक संख्या आपको लिखी है, दिस इज मास नंबर। क्या है? एंड मास नंबर इज 12। हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होता है बच्चों मास नंबर में से एक बिल्कुल बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो आप, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएंगे। मास नंबर यू हैव 12 एंड एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे 6, वो भी हमने दिखाए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे कमाल की बात यह है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, वो चक्कर काट रहे हैं। ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पी है और ये न्यूट्रॉन है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर ही इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का एक डेफिनेट एक फील्ड है जहां पर वो चक्कर काट रहे हैं। वो इधर उधर ऐसे नहीं घूम सकते कि इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन एक जगह है, एक पाथ है, उसी पाथ से वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और वो हमने क्लास 9th में देखा था कि उनका पाथ, किन इलेक्ट्रॉन का पाथ कहां से होता है ना। ये सारी की सारी चीजें हमें पता चली। ये कार्बन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। कार्बन का हमें सिंबल पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अभी हम जो दूसरी इसकी बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमने देखा कि 6 कार्बन है, तो फर्स्ट सेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड जो सेकंड सेल है उसमें आ सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 4। जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसे हम, इसकी जो वैलेंसी है, क्योंकि वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है? लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करती है। तो इसके जो वैलेंसी है वो 4 हो गई। इसीलिए कार्बन को हम टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कहने का मीनिंग ये है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, टेट्रावैलेंट का मैं आपको मतलब बता रहा, कि वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता और ना ही उन्हें लूज कर सकता। उसका रीज़न हम आपको अभी बताने वाले हैं। जैसे ही आगे चलेंगे तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्यों नहीं कर सकता। ठीक है? दूसरी बात, ये हमने कार्बन का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वाई इज कार्बन ये क्वेश्चन है। कार्बन की जो स्टडी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यानी कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्या रीजन है इसके पीछे कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन है बच्चों, ऑल
लिविंग थिंग्स सारी की सारी लिविंग थिंग, वो सारी की सारी लिविंग थिंग जो है कार्बन की बनी हुई है। लिविंग थिंग तो जानते ही हैं, सभी का मुख्य जो तत्व है वो क्या है? कार्बन है। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और इसके अलावा लिपिड्स हैं, इन सारी चीज़ों से बना होता है। और ये सारे के सारी चीज़ें जिनसे हमारा सेल बनी हुई हैं, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो कार्बन है। दूसरा, ऑल फूड मटेरियल्स, जो फूड मटेरियल्स हैं जिन्हें हम खाते हैं ज़्यादातर, है ना, ये किसके बने हुए हैं? ये भी कार्बन के ही बने हैं। अरे ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं यहाँ से ही शुरू करूँगा। CH4 है, C2H6 है, एल्कोहल है, C2H5OH कह सकते हैं, और क्या बोलते हैं, एस्टर हैं, कुछ एस्टर्स ऐसे ही लिखते हैं अभी हम। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारे के सारे कार्बन के बने हुए हैं, ये भी कार्बन के ही बने हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, क्या है? फ्यूल्स हैं, वो सारे के सारे कार्बन। फ्यूल्स में क्या है? कोल है। फ्यूल में क्या है? LPG है। फ्यूल में क्या है? पेट्रोल है। मतलब मोस्टली जो फ्यूल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उनमें कार्बन होता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वोट कॉटन लिविंग थिंग से ही बना हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन्स है, ये सारे के सारे जो हैं कार्बन के ही रूप हैं और कार्बन की ही मात्रा उनके अंदर पाई जाती है। तो इसके अलावा क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो ये भी कार्बन की ही बनी हुई है। तो कार्बन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, फूड मटेरियल हो गया, हम खुद ही हो गए, हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी वगैरह में, वो सारे के सारे, घरों में भी यूज़ करते हैं फ्यूल, तो ये सारे के सारे कार्बन के बने हुए हैं। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका हम यूज़ करते हैं बहुत बड़े लेवल पर, विनेगर और एल्कोहल है, ये सारी के सारी चीज़ें ही तो कार्बन है। कार्बन की जो परसेंटेज है उनमें पाई जाती है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, वो अलग बात है। ठीक है। अब एक और बात, स्टडी तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्बन चैप्टर है हमारा 10th में, लेकिन और क्यों जरूरत है कि कार्बन का हम स्टडी कर रहे हैं, है ना? कार्बन इज अ यूनिक एलिमेंट बिकॉज ऑफ, क्या कारण है? कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है और ऐसा एलिमेंट कोई है ही नहीं जितना, मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट हमारे लिए कार्बन है, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कोई नहीं है। तो क्यों है? इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। पहला कारण, टेट्रावैलेंट ना लिखें, ठीक है, टेट्राकोवैलेंट। टेट्राकोवैलेंट का मतलब समझिए बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन विच इट कैन नॉट, बल्कि ऐसे नहीं कहेंगे इसे हम, in which element
कैन नॉट ही लिखना पड़ेगा, कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड द एलिमेंट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जिसमें ना तो वो लूज कर सकते इलेक्ट्रॉन ना गेन कर सकता। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये रही इसकी स्ट्रक्चर। अब पहली बात जो हमने बताई, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। रीजन क्या है? अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर आपको यहां पे इसके सामने चमक रही है। हमने देखा कि 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। सपोज करिए कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए ऑक्टेट के ऑब्टेन करने के लिए। ऑक्टेट का रूल है, हर कोई एलिमेंट चाहता है कि वो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। तो अगर हमने सपोज करिए कि 4 इलेक्ट्रॉन और ले आए, ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब हमें इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एक फोर्स इनके बीच में काम करती है, किसके? इन प्रोटॉन के और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स काम करती है जिससे वो बंधे रहते हैं। कहने का मतलब, सपोज करो ये एक कमरा है, इसमें 50 बच्चे आ सकते हैं। अब अगर 51वां आ रहा तो हम उसे एडजस्ट कर लेंगे, एक और आ रहा चलो 52वां, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस कमरे में अब आ ही नहीं सकते। सेम ऐसे ही, और एक और बात, क्योंकि उसे होल्ड करने के लिए उन 4 इलेक्ट्रॉन को और होल्ड, क्योंकि 4 है लास्ट ऑर्बिट में, 8 हो सकते हैं, लेकिन उन 4 और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें होल्ड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फैमिली में सपोज करो 4 आदमी हैं, वो उनका पालन पोषण कर सकता है, और भी व्यक्ति आ जाएं तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें केवल 2 ही सेल हैं। बहुत ही एक छोटा सा एक एटम है ये, छोटा सा, और उसे क्योंकि उसी जगह जितने ज़्यादा नज़दीक इलेक्ट्रॉन होगा उसे बांधने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा दूर चला जाएगा, सपोज करो सेल बढ़ती चली जाए सेल, और एक सपोज करो न्यूक्लियस तो यहाँ है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो उनके बीच में बहुत कम एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स हो जाती है। तो उसके लिए कोई ऐसी हमें ज़्यादा कि इस वाली सेल में आने तो ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। अगर एटम का साइज बड़ा हो, सपोज करो हम ये अभी हमने कार्बन पढ़ा, कार्बन से अगर आगे जाने की हम बात करेंगे, सपोज करो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन का होता है 14, इनके 2 8 4, तो इसमें 3 होगी सेल, तो 3 सेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन वो कर सकता है गेन, 3 भी कर सकता है, 4, क्योंकि छोटा बहुत है, उसे वहाँ पे होल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या कर, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। कहने का मतलब ये क्या नहीं बना पाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो C4- बन जाता। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्या है, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब लूज भी नहीं कर पाएगा, ये भी एक और बात है। क्यों नहीं कर पाएगा? अभी हमने देखा था कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री हो जाती है।
ये हमने बनाए थे अभी, है ना। अब क्या करना, लूज करना। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक को तो लूज कर सकते हैं, दो को लूज कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, लेकिन चार का मतलब है प्रोटॉन्स, यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये बाहर की एक सेल है, सपोज करो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालना है क्योंकि प्रोटॉन ने इसे जकड़ रखा, बांध रखा अट्रैक्शन फोर्स से। अगर आप और एक और कोई बच्चा, एक बच्चे को दूसरे बच्चे ने पकड़ रखा है और वो जाने की कोशिश कर रहा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे, क्योंकि उसे भी जोर लगाना पड़ेगा। अब जोर लगाने का मतलब एनर्जी लगानी पड़ेगी पूरी की पूरी, तभी तो जा पाएगा बाहर। इसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इसे बहुत बड़े लेवल पर एनर्जी की नीड पड़ेगी, और वो एनर्जी उसके पास नहीं। एक निकाल दिया, चलो हम मानते हैं कि एक निकाल दिया, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। चलो थोड़ी बहुत एनर्जी उसने गेन करी और उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मानते हैं। 2 को भी कर दिया, ये भी मानते हैं, लेकिन 4 हैं। अब 4 को कैसे करेगा लूज, यानी कि उसके दोबारा एनर्जी कहां से आएगी, क्योंकि इसके पास तो एक लिमिटेशन है, प्रोटॉन से मिल रही है वो एनर्जी जो बांध रखा उन्होंने। तो उस एनर्जी को तोड़ने के लिए, जो प्रोटॉन ने उस पर लगा रखी थी, उसे हटाने के लिए दूसरी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो है ही नहीं। यानी कि लूज कर पाना भी बहुत मुश्किल है। समझ रहे बात को? तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता, ना लूज कर सकता। क्या है इसकी वैलेंसी? टेट्रा वैलेंसी, है ना। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ना तो ये लूज कर सकता, ना अगर क्या करेगा फिर, ये करेगा भाई शेयरिंग। दूसरी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, यहां पे आते हैं भाई बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मेकिंग कंपाउंड्स by sharing electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनाने की जो क्षमता है, इट इज कॉल्ड कैटिनेशन। बाय दिस प्रॉपर्टी एलिमेंट can link with other elements in chain, है ना। दूसरा क्या है? ब्रांच एंड रिंग, बल्कि इसे लिखेंगे स्ट्रेट चेन। ठीक है, इसे बोलेंगे ब्रांच चेन और इसे बोलेंगे रिंग चेन। ये क्या है? ये कैटिनेशन में ही है। ठीक है, कैटिनेशन में देखो क्या है। अब हमने एक लिखा स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में सपोज करो कार्बन के 3 या 4 हैं, वे आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। बस क्या करना, हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, दूसरे एलिमेंट से 4 बॉन्ड बना सकता है। इसमें देखेंगे 1 2 हो गया,
एक H ये लग गया, एक H ये लग गया, एक H ये लग गया, एक H, ऐसे ही इसमें भी इस तरीके से 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की स्ट्रेट चेन है ये। दूसरा हम बता रहे हैं आपको ब्रांच, C सपोज करो यहां तो 3 ही है, एक C पे एक C यहां पे ब्रांच बना दी उसने। अब इस C की कैसे बात करेंगे, सपोज करो भाई ये कंपाउंड अगर मैं इसका बनाना चाहूं, ये तो हाइड्रोजन से ज्वाइंट हो जाएगा। इस C की अगर बात करें 2 2 3 3 तो है ही, एक H से ये हो जाएगा। इस C की बात करेंगे एक H एक H एक H। अब ये वाला C बचता है, ये भी हाइड्रोजन से 3 से जुड़ा रहेगा, ये रहा ये वाला C भी। तो इस C से इसकी एक नई ब्रांच बन जाती है, ये रही। इस C जो मैंने अभी अलग अलग लिखा, आप इसे अगर चाहें तो CH3 अलग से भी लिख सकते हैं, तो ये ब्रांच बन गई नहीं। तीसरी अगर हम बात करें, ये स्टेट चेन हो गया, ये ब्रांच चेन हो गया। रिंग में अगर मैं बात करूं, C एक C ये हो गया, एक C हो गया, और इन्हें इस तरीके से बंद कर दो। 4 C पे बंद हो जाता है, 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 6 पे भी, वो उसकी शेप पर डिपेंड करेगा कि उसकी शेप क्या बनेगी। तो इस तरीके से हमने जो एक एग्जांपल आपको समझा रखा है, ये वाला है, एक 2 H जोड़ दो, सभी पे 2 H जोड़ दो भाई, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है ना। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा बच्चों। सारे C पे हमने 2 H जोड़ दिए, यानी कि ये अगर मैं बात करूं C6H12 साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि इसकी हेक्सेन है वैसे तो, लेकिन इसकी साइकिल वाली जो स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अगर एक एक H जोड़ोगे तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं बेंजीन। तो ये रिंग वाला कंपाउंड है, रिंग चेन। तो एक ये वाली प्रॉपर्टी होगी कैटिनेशन, हम इसे बोलते हैं। ठीक है भाई। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, क्या हो गया, तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी, ये कार्बन में ही होता है। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंस का मतलब जब वैलेंसी उसकी 4 है तो वो 4 कार्बन एटम से या 4 अदर एलिमेंट से क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये है। दूसरा कैटिनेशन का मतलब है 3 तरीके से कंपाउंड बना सकता है जो और एलिमेंट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? यानी कि ये स्ट्रेट चेन में बना सकता है, ये ब्रांच चेन में बना सकता है, और ये रिंग चेन में बना सकता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के, जिसमें वो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन विच it makes a compound of same molecular formula but different structural formula, है ना। वो ऐसे कंपाउंड बनाता है जिसमें जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो उसका सेम होगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट हो। एक हम इसमें आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे और उससे समझाने की कोशिश करेंगे। हम बनाते हैं C4 वाला। क्या कह रहा है समर? C4 है, देखो ये ऐसे ही जुड़ जाएगा ये। बस हमें कार्बन की सारी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड करनी है। और आपको यहाँ पे एक ये है, देखो C के 4 बॉन्ड है,
इस C के 4 बॉन्ड है, इस C के 4 बॉन्ड है, इस C के 4 बॉन्ड है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका नाम है बच्चों ब्यूटेन। और इसे शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो आप लिख सकते हैं C4H10। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम देखते हैं, 3 तो ये है, 4th जो कार्बन है वो हमने यहां पे जोड़ दिया। अब इनकी वैलेंसी हमें सेटिस्फाइड करके दिखानी है आपको। 1H, 2H, 3H, तो इसके तो 4 हो गए, 1 2 3 4। इससे की बात करें 1 2 3, 1H जोड़ दो यहाँ पे भाई। इसकी बात करें, एक तो है ही, 3H जोड़ दो। यानी कि इसको भी अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करेंगे, 1 2 3 4, C के कितने हैं 4, H के 1 2 3 4 और 3 7 8 9 10, H के 10। देखना बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला था सेम। नाम की अगर मैं बात करूं, इसका नाम है मैथिल और मैथेन, एथेन, प्रोपेन, मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर मैथिल जुड़ा हुआ, 2 मैथिल और एथेन, मैथेन, प्रोपेन, प्रोपेन। नाम भी इनके अलग अलग हैं, ऐसे नहीं कि नाम अलग नहीं है, नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन और इनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, क्योंकि नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसका भी C4H10 है और इसका भी C4H10 है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ये आइसोमेरिज्म के ऐसे नहीं कि कार्बन में ही है, और में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कार्बन में पाई जाती है। तीसरा कारण ये है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना सकता है जितने सारे और एलिमेंट मिलकर नहीं बना सकते। 117 एलिमेंट और हैं, उन्होंने जो भी कंपाउंड बनाए और अकेले कार्बन ने जो भी कंपाउंड बनाए वो जब भी ज्यादा रहेंगे। रीजन, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म। एक और थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। या यहीं पे लिखेंगे भाई थोड़ा सा, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण, हिंदी में बहुलकीकरण। अब 8th में हम ले जाने की कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा। मोनोमर्स और पॉलीमर्स पढ़े थे हमने, ठीक है। इनमें ये वाली प्रॉपर्टी इतने बड़े लेवल पर पाई जाती है। अगर छोटा कोई कार्बन का एक कंपाउंड है, छोटा का मतलब मेरा ये नहीं कि ये इतना बड़ा या इतना बड़ा हो जाएगा, छोटे का मतलब ये नहीं, छोटे का मतलब है जिसमें कार्बन एटम की संख्या कम है, उसे बोलते हैं बहुत छोटा कार्बन कंपाउंड है। वो 5 6 7 8 9 10 कितने अपने जैसे छोटे और क्या ले लेगा, कंपाउंड ले लेगा कार्बन के, और आपस में जुड़ जाएंगे और एक बड़ा एक कंपाउंड बन जाएगा, उसे बोलते हैं पॉलीमर, है ना। तो ये वाला जो गुण है ये इसमें पाया जाता है कार्बन में। इसका एक एग्जांपल लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है भाई C2H4, इसे बोलते हैं एथीन। ये क्या है, एथीन है। एथीन के हमने यहां पे मैं लिखूंगा C2H4 है, इसके N ले लिए। N का मतलब 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 100 1000, है ना। और हमने इसका पॉलीमराइजेशन करा दिया तो क्या होगा, जो C2H4 है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। N का मतलब 100 लिए तो 100 की मल्टीप्लाई का मतलब 100 एथीन के 100 जो वे हैं मोनोमर्स बोलते हैं, अकेले को बोलते हैं मोनोमर्स। लेकिन पॉली का मतलब बहुत सारे, ये मोनोमर्स बहुत सारे आपस में लिंक कर जाते हैं
एक दूसरे से जुड़ कर एक बहुत बड़ा एक कंपाउंड बना देते हैं, जिसे बोलते हैं पॉलीमर्स। इसको बोलेंगे हम, इसका नाम है बच्चों पॉलीथीन, पॉलीएथीन, एथीन, पॉलीएथीन ही बोलते हैं। ऐसे पॉलीथीन बोलते हैं आपकी रनिंग लैंग्वेज में, लेकिन इसका नाम है पॉलीएथीन। पॉलीएस्टर भी होता है, पॉलिस्टर सुना होगा आपने। ये ईस्टर का, बहुत सारे ईस्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलिस्टर। तो ये पॉलीमराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी कार्बन में पाई जाती है। तो इतने सारे जो कंपाउंड बन सकते हैं वो इन 4 प्रॉपर्टी की वजह से बनते हैं। टेट्रा कोवैलेंट कह दो या टेट्रावैलेंट कह दो। टेट्रावैलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये लूज तो कर नहीं पाता, लेकिन 4 दूसरे एलिमेंट से, वो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, उनसे जुड़ सकता है। ये हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, ये सल्फर से जुड़ सकता है, ये नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, ये हेलोजन से जुड़ सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है। और वो इसका कारण यही है कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कितने? 4 हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है किसी के भी साथ। इसे बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मैंने बताया कि इसमें एक ऐसी क्षमता होती है, ऐसी पावर होती है कि ये 3 तरीके से एक कंपाउंड बना सकता है, स्टेट चेन में, ब्रांच चेन में और रिंग चेन में। तीसरा हमने बताया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मैंने बताया कि ये एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 3-3, 4-4 तरीके के कंपाउंड बना सकता है एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो एक ही तरीके के कहेंगे हम कि बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, तो ये भी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। और पॉलीमराइजेशन का इसके छोटे जो मॉलिक्यूल हैं, कार्बन के जो कंपाउंड है उनके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत सारे आपस में जुड़ सकते हैं और एक बहुत बड़ा पॉलीमर बना सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन जो है एक प्रोसेस है, और ये वाली प्रोसेस इसके अंदर पाई जाती है। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, है ना, एंड फॉर्म अ बिग पॉलीमर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, लेकिन ये वाली जो प्रोसेस है ये केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, स्टार्टिंग डे था। मेन थिंग जो आ जाती है हमारे बीच में, 10th का बच्चा है उसे मोस्टली चीज़ों का अता पता नहीं रहता। जो समझदार बच्चे हैं क्यों, मुझे लगता है कि आप और स्कूल के बच्चों की कंपेयर में ज़्यादा मैच्योर हैं। रीज़न आई डोंट नो, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट। वी यानी कि स्कूल, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या आप खुद भी हो सकते हैं कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है। पढ़ाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कोई चीज़ हमारा साथ नहीं देती। पैसा जो आपके फादर ने कमाया है वो थोड़ा बहुत आपका साथ दे सकता है, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं वो आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट एक ना एक दिन आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी भाई एजुकेशन की, मार्क्स भी और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी। माता पिता भगवान हैं हमारे लिए तो हैं, दूसरा उनके बारे में क्या सोचता है या नहीं सोचता है वो हमारा मैटर नहीं करता। हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए खाने के लिए लाते हैं, हमें पहनने के लिए देते हैं, हमें वो सभी चीज़ हमें प्रदान करते हैं जिनकी हमें नीड है। करना चाहिए हमें उनकी हेल्प बड़े हो करके। कुछ भी करो, एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है। कुछ भी करो, गवर्नमेंट सर्वेंट बनो, अपना कोई बिजनेस करिए, या जो भी आपका अपना टारगेट है उसे चाहे आप कहीं भी करो, कुछ भी करो, लेकिन एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किताबों के साथ साथ चीज़ों को सोचने की, परखने की कोशिश करिए। ठीक है, यही है एजुकेशन। ठीक है, आज के लिए, कल को नेक्स्ट करेंगे, 3 या 4 दिन में हम इसे फिनिश कर देंगे।